तो वहीं से हमने सीखा कि बनाए हुए टीएमआर को पहुंचाना कहाँ है, कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि टीएमआर के 4 पहलू है। एक तो मिक्सिंग है, एक तो रॉ मटेरियल इंटेक है, मिक्सिंग है, उसका पैकेजिंग है। To invite Mr. Ashok Patel ji from Banas Dairy to throw some inputs on the TMR commercial production. Recently they have been built a commercial plant, and going forward they also have plans to produce more plants in the region. Thank you, sir. नमस्कार। आगे 2 स्पीकर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमें समझाया कि टीएमआर क्या है। टीएमआर को समझना एक बात है, उसी टीएमआर को बनाना एक बात है, और एक थर्ड बात और बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो उसी टीएमआर को फार्मर में या पशुओं में एडेप्टेशन कैसे करवाना है। और वहीं पे यही टीएमआर की जर्नी बनास ने जो तय की, वो कल एक स्पीकर ने भी बताया था कि एक सक्सेस स्टोरी के रूप में अगर हम किसी प्रैक्टिस को रखते हैं तो भी आगे ही हम इसे ले जा सकते हैं। तो आओ बात करते हैं बनास में टीएमआर की जर्नी। थोड़ा बनास में टीएमआर की जर्नी की अगर बात करना है तो थोड़ा बनास क्या है उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता दूं कि उत्तर गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा में स्थित अमूल चेन में सबसे लार्जेस्ट जो बनास डेयरी जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उसी में से मैं डॉक्टर अशोक पटेल आप सभी का यहाँ उपस्थित गौरववंत सब मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बनास डेयरी की 9 काम से शुरू की हुई ये यात्रा आज बनास भारत के अलग अलग 8 राज्यों में अपना कारोबार कर रही है। बनास दूध संपादन प्रतिदिन 83 लाख लीटर से भी ज्यादा कर रही है, तो अभी तक का हाईएस्ट मिल्क प्रोक्योरमेंट बनास डेयरी ने 1 करोड़ लीटर भी क्रॉस किया है। बनास के पास 4.5 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स किसान ये डेयरी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी जुड़े हुए फार्मर्स को बनास डेयरी हर महीने 1300 करोड़ के आसपास पेमेंट दूध के अगेंस्ट में करती है। अभी तक जो बनास का अगर हम टर्नओवर देखें तो 2024-25 में बनास डेयरी का टर्नओवर 21,300 करोड़ के आसपास था। बनास डेयरी ना सिर्फ मिल्क प्रोक्योरमेंट में काम कर रही है, बनास डेयरी प्रोक्योर हुए मिल्क को प्रोसेसिंग कैसे करे इसके लिए भी अलग अलग समय पे जरूरियात के हिसाब से प्लांट भी लगा दिए। 1969 में बनास ने बनास 1 करके प्लांट जो प्रस्तावित किया, वो तभी से जाके आज लास्ट में बनास ने बनारस में काशी विश्वनाथ संकुल में भी एक प्लांट लगा के प्रोसेसिंग के लिए एक माइलस्टोन बना रखे है। ना सिर्फ मिल्क प्रोसेसिंग को ही बनास वहीं तक रुका है, फार्मर जो अमूल पैटर्न की जब हम बात करते हैं कि 3 टायर सिस्टम है कि इसमें प्रोड्यूसर है, प्रोसेसर है और यूजर है। तो यूजर के लिए सर्विस के रूप में बनास डेयरी ने 1979 में कैटल फीड देने के लिए प्लांट बनाया, जो बनास कैटल फीड प्लांट पालमपुर, जो पहले 100 मेट्रिक टन की कैपेसिटी से प्रस्तावित किया था, बाद में जाके अमेंड करते आज वही प्लांट 900 टन पर डे के हिसाब से अब कैटल फीड प्रोड्यूस कर रहा है। जो कि उसमें फिर भी बनास डेयरी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कातरवा में 2012 में एक और कैटल फीड प्लांट लगाना पड़ा, जो आज 2100 मेट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से कैटल फीड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे तो कई सारे प्लांट हम देखे तो THR प्लांट लगाया, एडिबल ऑयल लगाया, पोटैटो प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, और अभी लास्ट में जो एनिमल सस्टेनेबिलिटी की बात हम करें, फार्मर सस्टेनेबिलिटी की जो हम बात करते हैं, तो उसमें बनास डेयरी ने लास्ट 2025 में TMR प्लांट दांता में लगाया और पशु से निकलने वाले यूरिन को भी प्रोसेस करके सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल कंडीशनर के रूप में बनास गव्यम का प्लांट भी लगाया है। तो लगता होगा कि बनास डेयरी ऐसे आने वाले दिनों में जो जरूरी है वो प्लांट का आइडियाज कहाँ से लेती है,
तो मैं आपको बताऊं कि हर 5 साल के बाद बनास डेयरी आने वाले 5 सालों में कौन सी डेयरी इंडस्ट्रीज में कौन से चैलेंजेस आएंगे, उसी चैलेंज पे चर्चा करने के लिए त्रिदिवसीय सेमिनार आयोजित करती है, जिसमें डेयरी के चेयरमैन रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहते हैं, गुजरात गवर्नमेंट से भी कुछ एक्सपर्ट उपस्थित रहते हैं, और वही उसी कार्यक्रम को बनास डेयरी मंथन के नाम से जानती है। जो लास्ट मंथन था उसमें एक पॉइंट निकल के आया था कि अगर डेयरी को सस्टेनेबल आगे जाके भी रखना है तो क्या क्या पॉइंट पर काम करना पड़ेगा। तो उसमें एक अहम पॉइंट पे जो निकल के आया था वो था कि फार्मर को, पशुपालक को हमें रिजनेबल भाव में क्वालिटी फीड एंड फॉडर सप्लाई करना पड़ेगा। जो समय की मांग है, एक कुछ वर्कशॉप के फोटोज है, ये उसी वर्कशॉप दरमियान किए हुए कुछ डिसीजन है, कुछ मुद्दों पे जो आगे जाके काम करने का है, वो पॉइंट्स यहाँ पे हमने नोट आउट किए हैं। और उसमें सबसे अहम पॉइंट था कि फार्मर को फीड एंड फॉडर, क्वालिटी फीड एंड फॉडर जो भंडेरी साहब ने अपने बताया कि भाई फार्मर को देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने बनास, तो हम सब, आप सब जानते हो कि वहाँ पे बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर 3 साल में बनास में सूखा पड़ता है। तो बनास के पास ड्राई फॉडर में अगर बात करें तो ग्रीन फॉडर की भी तो कोई मतलब कि कोई है ही नहीं, ड्राई फॉडर भी नहीं है बनास के पास। तो ऐसे में अगर हम फीड फॉडर की बात करें और वो भी क्वालिटी के साथ, तो कैसे होगा। इसके लिए हमने फिर एक मीटिंग एनडीडीबी के तज्ञों के साथ किया कि भाई हमें बनास में ये फीड फॉडर क्वालिटी उपलब्ध करवाना है। तो तब जाके एक दिन मीटिंग के बाद एक निष्कर्ष पे निकल के आया कि अगर फीड फॉडर और वो भी क्वालिटी के साथ और रिजनेबल प्राइस में अगर बनास में काम करना है तो टीएमआर पद्धति पे काम करना पड़ेगा। तो तभी से बनास में एक बीजारोपण हुआ कि टीएमआर पे काम करना है। तो यहाँ पे समझते हैं कि टीएमआर क्या है। आगे 2 एमिनेंट स्पीकर ने बता दिया कि भाई टीएमआर का ये है, ये उसका क्या क्या मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, कब कितना डोज कैसे खिलाना है, वो सब बातें हो गई। उस पर हम ज़्यादा जाते नहीं, हम आगे इसमें ज़्यादा डिटेल ना जाते हुए कैसे इस टीएमआर को हमने बनास के फार्मर्स में इम्प्लीमेंट किया, उस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो टीएमआर को हम सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि हम पशु को लीला चारा, सूखा चारा और कॉन्सेंट्रेट जो पशु को अलग अलग समय पे देते हैं, उसी को हम एक सुयोग्य मिश्रण बना के दिन के 2 अंतराल में ही अगर हम देते हैं तो उसी को हम टीएमआर कहते हैं। अगर टीएमआर से क्या होगा, अगर टीएमआर का, तो टीएमआर को कोई बोलेगा कि साहब टीएमआर में तो वही हम पुराना खिला रहे थे, तो इसमें टीएमआर से फायदा क्या हुआ। तो यही तो टीएमआर की ब्यूटी है, क्योंकि जब भी कोई पशु टीएमआर का एक भी बाइट खाएगा तो उसमें एक समान न्यूट्रिशन होगा। टीएमआर के हर बाइट में एक समान ड्राई फॉडर होगा, ग्रीन फॉडर होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा। तो वो जब पशु के पेट में जाएंगे तो पेट में रुमेन में पड़े हुए माइक्रोब्स उसको खाएंगे। जैसे जैसे उसको खाते जाएंगे उसका कॉलोनी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कॉलोनी बढ़ता जाएगा खुराक डाइजेस्ट होगा, पचेगा, सड़ेगा नहीं। तो जैसे जैसे डाइजेशन अच्छा, वोलेटाइल फैटी एसिड बनेंगे, वोलेटाइल फैटी एसिड बाद में जाके ब्लड में जाएंगे। ब्लड में गए हुए ब्लड जब दोहन के समय पे मेमोरी ग्लैंड्स में आएगा तो अच्छा दूध मिलेगा। तो ये तो एक साइंस प्रूवन टेक्नोलॉजी है कि टीएमआर ऐसे काम करेगा। वो ड्राई मैटर इंटेक को भी बताता है। कई बार मैंने यहाँ पे एक बात और भी बताई कि दिन में 2 अंतराल में टीएमआर को खिलाना है। तो इसके पीछे भी एक साइंस है कि अगर हम दिन में, साइंस भी कहता है कि 2 खुराक के बीच में, पशु के 2 खुराक के बीच में अगर हम 7 आवर्स इंटरवल रखते हैं तो ये रूमिनेंट एनिमल को रूमिनेशन करना होता है, तो उसको टाइम मिलेगा। वो टाइम मिलेगा, पेट में ज़्यादा सलाइवा जाएगा। तो कल भी किसी ने बताया कि 100 से 150 लीटर के आसपास सलाइवा अगर पेट में गई तो वो रूमेन की इको कट को
इको हेल्थ को अच्छे से बनाता है, मतलब कि उसकी इको गट हेल्थ को सुधारता है। यहाँ एक बात और भी है कि अगर खुराक डाइजेस्ट होता है तो जो होने वाला पशुओं से होने वाला एंट्रिक इमिशन, मीथेन एमिशन की हम बात करते हैं, उसमें भी काफी हद तक हमें फायदा मिल सकता है। तो इन फायदों के साथ ये ऐसा बहुहेतुक अगर टीएमआर बनास डेयरी में अगर हमें करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले से जो एजेंसी इसी क्षेत्र में कार्यरत है उनका विजिट लेना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा कि टीएमआर का नॉलेज तो है मगर उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। तो उसके लिए हमने पहले ही नेल्लोर में जो साउथ में स्थित प्लांट है उनके प्लांट की विजिट किया था। उनसे हमने मशीनरीज के बारे में समझा कि उसको कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी मशीनरीज लगती है, मटेरियल का इंटेक कैसे हम मेंटेन करेंगे। फिर जाके हमने फलटन स्थित किसान एग्रो डेयरी से मुलाकात ली, जिनके प्रेसिडेंट हमारे नेक्स्ट एमिनेंट स्पीकर भी है। तो वहीं से हमने सीखा कि बनाए हुए टीएमआर को पहुंचाना कहाँ है, कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि टीएमआर के 4 पहलू है। एक तो मिक्सिंग है, एक तो रॉ मटेरियल इंटेक है, मिक्सिंग है, उसका पैकेजिंग है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बिना टीएमआर कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि साहब ने भी आगे बताया कि हम उसे फ्रेश प्रोडक्ट समझते हैं, अगर फ्रेश प्रोडक्ट है तो उसको विदिन 10 डेज में वो एनिमल के पास पहुंचे और वहीं पे वो खत्म हो जाए, तो उतना ही उसके पास टाइम रहना चाहिए। और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर सही है तो आपका टीएमआर सक्सेस है। बाद में जाके हमने भंडेरी साहब ने जो मोगर में लगाए हुए प्लांट अमूल डेयरी में उसका भी विजिट किया, और तब जाके सब मतलब कि मेरिट्स, डिमेरिट्स और कैसे हम काम करेंगे, क्या पशुपालक को फायदा होगा, क्या डेयरीज को फायदा होगा और आने वाले इंडस्ट्रीज को फायदा हो, वो सब ब्यौरा हमने हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो मीटिंग रहती है, और वो 10 तारीख थी जुलाई की 2023 की, हमने उनके सामने वो पूरा मतलब कि एक प्रोजेक्ट के रूप में, पीपीटी के रूप में हमने उनको प्रदर्शित किया। और वहीं से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद शुरू होती है बनास में टीएमआर की जर्नी। साहब ने जैसे बताया कि रॉ मटेरियल रहता है, ग्रीन फॉडर में हम इसको साइलेज लेते हैं, ड्राई फॉडर में जो भी अवेलेबल सोर्सेस है ड्राई फॉडर है, और कॉन्सेंट्रेट हमारा खुद की फैक्ट्री से बना हम यूज कर लेते हैं, और उसी को प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और उसको टीएमआर बैग में बना के खेडूतों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि ये तीनों मटेरियल तो मिल जाएंगे मगर हमें यूनिट कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हमने पहले ही एनडीडीबी के सजेशन से अगर टीएमआर करना है तो हमने टीएमआर यूनिट का एक रजिस्ट्रेशन नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में करवाया। जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन क्या करती है कि अगर किसी को टीएमआर यूनिट लगाना है और उसका खर्चा 1 CR के आसपास रहता है तो वो 50% तक उसमें सब्सिडी देती है, और अगर 1 CR के ऊपर जाता है उसका खर्चा लगत कॉस्ट तो वो 50 लाख तक की सहाय देती है। तो टीएमआर के लिए हमने बनास से 2 यूनिट के लिए, 2 टीएमआर यूनिट के लिए अभी तक हमारा एप्लीकेशन एनएलएम में दर्ज करवा दिया, जो कि पहले, क्योंकि फाइनेंशियल तो थोड़ी आश्रित होगी तो काम अच्छे से चलेगा। फिर आई प्रश्न कि भाई टीएमआर को इंटेक कैसे करेंगे, उसको मिक्सिंग कैसे करेंगे। तो डी लेवल जो काम कर रहे हैं इसी क्षेत्र में, हमने उनसे कांटेक्ट किया तो हम देख सकते हैं कि 2 बफर टेबल है, इसके साथ एक मिक्सिंग यूनिट है, और मिक्स किया हुआ टीएमआर जब बाहर निकालता है तो उसको कन्वेयर के माध्यम से बफर टेबल में डालते हैं। तो वो पूरा यूनिट हमने 2 CR के आसपास की लागत से उसको पीओ दिया। अब बाद में जाकर हमने फार्मर से पूछा, फार्मर फीडबैक लिया, क्योंकि यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने टीएमआर इंप्लीमेंट करने के लिए ऑफिसर्स की दिमाग से नहीं सोचा, हमने टीएमआर का हर एक पहलू फार्मर के हिसाब से सोचा है कि फार्मर की क्या जरूरत है,
क्योंकि हम बोलेंगे कि भाई टीएमआर बना दो, दे दो, तो फार्मर उसको इतना जल्दी से एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। इसके हर एक पहलू को फार्मर की आंखों से हमने देखा है, हमने फार्मर के पूछा है, उसके फीडबैक लिए है कि भाई अगर हमें टीएमआर बना तो दिया, मगर क्या हम वो टीएमआर आपको लूज फॉर्म में देंगे तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? तो 99% फार्मर ने बोला कि नहीं साहब, हम लूज फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसका भी एक रीजन है कि जो बड़े फार्म्स होते हैं वो एक्सेप्ट करे, मगर उसके लिए भी जो दो मेन कंस्ट्रेंट, उसका शेल्फ लाइफ है और उसका ये जो बताए वो उसमें मेंटेन नहीं होता। तो फार्मर की राय के साथ हम आगे जाते हुए हमने टीएमआर को पैकिंग में देने का डिसीजन लिया, और पैकिंग करने के लिए हमने आगरा स्थित विधाता कंपनी का कांटेक्ट करके, वो भी क्षेत्र में पहले से थी, मगर इतनी बड़ी कैपेसिटी से करने के लिए वो पहली बार थी। छोटे छोटे पैकिंग यूनिट बनाती थी, मगर हमें तो 50 टन जो बना रहे हैं वो 50 टन को पैकिंग 1 आवर में मतलब कि 5 टन जो अभी होगा 10 आवर्स ऑपरेशन होगा, 5 टन पर आवर बनेगा, तो हमें उसी 5 टन को 1 आवर में पैकिंग करना था। तो जाके वो सहमत नहीं हो गए, बोले कि भाई हम 2.5 टन पैकिंग करके दे सकते हैं। तो हमने बोला कि चलो आप पहली बार है, एज ए ट्रायल एंड एरर, आप पहली बार 2.5 टन का मशीन बना के दो हमें। तो उन्होंने 2.5 टन का, हम देख रहे हैं वो पर आवर की कैपेसिटी से पैकिंग यूनिट बना के दिया। अगर ये उसका ब्रिकेज है कि डी लेवल ने क्या क्या दिया और इसका क्या क्या प्रोबेबल, उसका प्रोबेबल नहीं, एक्चुअल कॉस्टिंग है, इनको इतने का पीओ भी दिया है कि अगर ब्लॉक मेकिंग मशीन अगर विधाता ने दिया है तो उसका भी कॉस्टिंग ब्रिकेज के साथ है कि कौन कौन से यूनिट में कितना कितना लागत है। और यहाँ पे बाजू में हम देख सकते हैं कि ये सब हमने बनास डेयरी के नजदीकी 40 किलोमीटर के क्षेत्र दूर एक जगह लोकेशन डिसाइड किया और वहीं पे इंस्टॉल करने की हमने ठान ली, और बनास डेयरी ने टीएमआर प्लांट इसी लोकेशन पर अभी कार्यरत है। अभी वहीं टीएमआर प्लांट पे हम 2 वेरिएंट बनाते हैं। एक प्रोडक्टिव परपज टीएमआर बनाते हैं कि जो 16 रुपये प्रति किलो के भाव से हम उनको बेचते हैं, और उसका पैकिंग साइज है 36 केजी, और वो उसी पशु को देते हैं कि जिनका मिल्क प्रोडक्शन 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 9, 10, 12 पर ए टाइम है, पर ए टाइम 6 प्लस अगर जिसका भी दूध है उनको हम प्रोडक्टिव पर्पस टीएमआर सलाह करते हैं। जिन पशुओं का दूध कम है, मतलब कि ड्राई पीरियड में है या कुछ गाभन हो गए हैं और नहीं दूध देते, तो उनके लिए हमने मेंटेनेंस टाइप टीएमआर बनाया है जिसकी कीमत 13 रुपया केजी की है, और वो 30 केजी के पैक में उपलब्ध है। यहाँ पे देख रहे हैं कि उसमें मॉइस्चर, प्रोटीन, फैट, फाइबर, सिलिका का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है। नेचुरल है कि जो प्रोडक्टिव है उनको ज्यादा प्रोटीन फैट देना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से वो ज्यादा उनपे है। जो मेंटेन करना है, जिसको बॉडी को मेंटेन ही करना है, उसके लिए प्रोटीन फैट की जो परसेंट है उसी हिसाब से रखे हुए हैं। यहाँ बाजू में बैग भी है, व्हाइट कलर की बैग है टीएमआर टाइप 1 जो प्रोडक्टिव पर्पज है, ब्लू कलर की बैग है टीएमआर टाइप 2 मेंटेनेंस पर्पज है। बहुत ही सिंपल रखा है हमने टीएमआर को, इतना कॉम्प्लिकेशन अभी किया नहीं है। हालांकि टीएमआर भी कैटल फीड की जैसे फिजियोलॉजिकल स्टेज वाइज बना सकते हैं कि बच्चों के लिए, काफ के लिए बना सकते हैं, हिपर के लिए बना सकते हैं, प्रेग्नेंट एनिमल के लिए भी बना सकते हैं, लैक्टेटिंग एनिमल, मगर इसको अभी इनिशियल स्टेज में अगर इसको लेके जाना है तो इतना कॉम्प्लिकेशन फार्मर एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनको तो सिर्फ 2 ही वेरिएंट चाहिए कि भाई मेरा पशु दूध दे रहा है तो उसको कितना देना है, कब देना है और कौन सा देना है, और अगर मेरा दूध नहीं दे रहा तो कौन सा देना है और कौन सी मात्रा में देना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे गए हैं। अप्रैल 2025 से चालू की हुई यात्रा आज अक्टूबर का एंड तक उसका हमने देखा कि आज हम देख सकते हैं उनका प्रोडक्शन कितना है। आज हमारे पास करीबन 150 सोसाइटीज है कि जहां हम टीएमआर पहुंचा रहे हैं सक्सेसफुली, और
बड़े आनंद के साथ वो फार्मर, हमारे पास 1000 फार्मर है कि जो TMR का यूज कर रहे हैं और 3500 से ज्यादा एनिमल है जो उसको चाव से, बड़े आनंद से, रिजल्ट ओरिएंटेड के साथ खा रहे हैं। यही TMR का बेनिफिट तो हम, क्योंकि उसको भी तो वैलिडेट करना पड़ेगा और बाहर से तो सब मतलब कि रेफरेंसेस तो मिल जाएंगे, मगर मेरे बनास में कैसे मिलेंगे? बनास का कोई फार्मर ने अगर मुझे पूछ लिया कि क्या साहब इससे दूध बढ़ता है, तो उसको मेरा बनास का रेफरेंस देना पड़ेगा। और उसी को लेके हमने NDDB के साथ एक ट्रायल कंडक्ट किया जिसमें 31 एनिमल, 4 अलग अलग सभासदों से लेकर हमने उसमें ड्राई मैटर इंटेक के हिसाब से, बॉडी में रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनका मिल्क यील्ड के हिसाब से उनका TMR कैलकुलेट करके उनको खिलाया। और जो आने वाले ये 21 दिन का ट्रायल था जिसमें हम देख सकते हैं कि ड्राई मैटर इंटेक में आधे kg का प्रति डे उसको इम्प्रूवमेंट मिला है, मिल्क यील्ड में भी 1 किलो के आसपास इसमें इम्प्रूवमेंट मिला है। ये बनास के मिल्क शेड एरिया के एनिमल में किए हुए ट्रायल। इसमें फैट भी हम बढ़े हुए देख सकते हैं, SNF% भी करेक्ट होते हुए हम देख सकते हैं। TMR का मैंने जैसे बताया कि TMR का इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत मायने रखता है। तो उसको हम बना दिया, फार्मर को दे दिया, इससे TMR चलने वाला नहीं है, क्योंकि TMR को हमने पहले पशुओं को एडप्ट करवाना है। तो हम जो भी फार्मर के, इसके लिए हम हर एक सोसाइटी में गए, हर एक मोहल्ले में गए, हर एक फार्म पे गए, उनको डिटेल से डिटेल TMR के बारे में हम उनको समझाया कि TMR क्या है, कैसे खिलाना है, उससे क्या फायदा होगा। तभी जाके जो फार्मर कन्विंस होते हैं उनको हम पहले 9 दिन का एक शेड्यूलिंग दिखाते हैं, दिखाते नहीं, उनको बरोबर समझाते नहीं, उसका फॉलोअप करते हैं हर रोज कि भाई आपने TMR लिया तो आज 5वां दिन है, आप आज 5वें दिन में आपका TMR कितना खिला रहे हो। क्योंकि फार्मर अगर TMR लेके जाता है और पहले दिन उसने 5 किलो 6 किलो देना स्टार्ट किया और हम बताते हैं कि भाई आपको TMR देना है तो बाकी वाला खुराक बंद करना है, तो माइंडसेट फार्मर का पहले से है कि अगर जो बंद करना है उसमें सबसे पहला जो महंगा होगा कॉन्सेंट्रेट वही बंद करेगा। तो कॉन्सेंट्रेट अगर फार्मर बंद कर देता है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन नेचुरली कम हो जाता है। तो कंप्लेन आती है कि साहब आपके बताए हुए TMR को हमने चालू तो किया मगर हमें तो उससे रिजल्ट नहीं मिला, हमें तो दूध बढ़ने की जगह मेरा दूध पशु जो 10 लीटर देती थी वो आज 60 लीटर देने रही है। तो ऐसा नहीं हो, उसके लिए हम रेगुलर फॉलोअप भी चालू करते हैं उसके पीछे। एक बार फार्मर इंटरेस्टेड है चालू करने के लिए तो उसको एक एनरोलमेंट फॉर्म भरवाते हैं। एनरोलमेंट फॉर्म में जो कि मंडली पे मंत्री को भी पता रहे कि मेरा गांव का ये सभासद TMR में इन्वॉल्व है, वो TMR लेता है, तो आगे जाके जो डिडक्शन की बात आएगी उसमें भी थोड़ी इजीनेस रहती है। हर एक TMR खिलाने के बाद जो भी फार्मर ने लिया है उनको खिलाते खिलाते हर रोज फॉलोअप लेते हैं, मगर 1.5 महीने के बाद हम उनके फार्म पे जाते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं TMR का कि भाई TMR ऐसे नहीं, आपने खिलाया मगर आपको क्या फायदा हुआ ये बताओ, आप जो पहले खिला रहे थे और अब खिला रहे हो उसमें क्या फायदा है। तो यहाँ कुछ फीडबैक फ्रॉम फार्मर्स है, कुछ एनिमल रिलेटेड है, कुछ फार्मर रिलेटेड है, कुछ लॉजिस्टिक रिलेटेड है, तो कुछ बनास डेयरी को कंसर्न करने वाले भी बेनिफिट्स हमने यहाँ पे पाए हैं। तो पहला है कि जो भी TMR पशु खाते हैं और 1.5 महीना हुआ है खाते खाते, उन पशुओं का बॉडी कोट बड़े अच्छा बनता है, शाइनिंग आती है, बॉडी स्कोर भी अच्छा बनता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो पशु को TMR ब्याहने के तुरंत बाद हमने शुरू करवाए थे, उन्हीं पशु में हम देखें तो हर एक पशु 1.5 से 2 महीने के अंतराल में नेचुरल हीट में फिर से आ गए और उसका यही करवा दिया, और मतलब कि वो ड्राई ओपन डेज वो कम हो जाता है, मतलब कि हर एक पशु का फर्टिलिटी इंप्रूव होता है। फैट, SNF और मिल्क यील्ड तो बढ़ता है, जैसे हमने आगे भी देख लिया है। रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हम 16 रुपया प्रति kg देते हैं,
उनको 6, 7, 8 लीटर पर टाइम जिन काऊ का मिल्क है, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको 1 लीटर के अगेंस्ट में 1.5 किलो TMR खिलाना है। जबकि आपका पशु 9, 10, 11 लीटर से ऊपर है तो उसको 1 लीटर के अगेंस्ट में 1 किलो ही खिलाना है, क्योंकि उस टाइम पे उसका TMR का क्वांटम भी बढ़ गया होगा। तो उसका इसी हिसाब से कैलकुलेशन अगर करें तो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट भी पशु उनका इंक्रीज होता है। सबसे बड़ी बढ़िया बात हुई कि 10 पशुओं के फार्म को मेंटेन करने के लिए खुद फार्मर लगा रहता है, उनका वाइफ लगा रहता है, उनके माँ बाप बूढ़े हैं वो लगे रहते हैं, और तो और आने वाली पीढ़ी भी उसी धंधे में लगी रहती है। तो उससे क्या होगा, ये रेडी टू यूज बनाया है। पशु को अपने हमने जाके बता दिया, उसका वजन कर दिया, उसका पशु को बता दिया कि भी इतना लीटर एनिमल को आपको इतना किलो खिलाना है, फार्मर ने उसको नोट डाउन कर दिया, और उतना ही TMR सुबह खिलाएगा और शाम को खिलाना है, खोलना है और खिलाना है, और कुछ नहीं। क्योंकि जबकि बनास की हम बात करें तो बनास में अभी जो फीडिंग फैसिलिटीज है, तो जो अगर उसको सुबह में अगर जो दाना खिलाना है वो शाम से भिगो के रखता है, और भिगोने के लिए हम जानते हैं कि 3-4% पूरे फैमिली उसमें इन्वॉल्व रहती है, और जो शाम को खिलाना है पशु को पशु आहार वो सुबह से भिगो के रखता है। मतलब कहने का मतलब कि टाइम सेविंग बहुत है, लेबर अभी मिलता नहीं है। हम एक और कंस्ट्रेंट है इसी इंडस्ट्रीज में, लेबर के हिसाब से तो आने वाली पीढ़ी इस डेयरी इंडस्ट्रीज में इंटरेस्टेड नहीं है, तो लेबर बहुत कम हो जाता है। पति पत्नी है, 10-12 पशु को अगर वो मेंटेन करने चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो TMR से पॉसिबल है, और ये बनास ने करके दिखाया है, वो एग्जिस्टिंग है, एक बात नहीं है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट जो बोले ना कि एक सक्सेस स्टोरी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एनिमल का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल होता ही रहता है। रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो बनासकांठा में रॉ मटेरियल, क्योंकि हर एक मैंने आगे भी बताया हर 3 साल में अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो बनास के पास ग्रीन फॉडर अवेलेबिलिटी नहीं है, ड्राई फॉडर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो क्या होता है, जब भी सीजन में ड्राई फॉडर 7 रुपये स्टार्ट होता है और वही ड्राई फॉडर 13 रुपये तक जाता है, मतलब कि 6 रुपये का फार्मर को कहीं ना कहीं पूरे सीजन में कहीं ना कहीं ड्राई फॉडर का अलग से दाम देना पड़ता है, और पशुपालन महंगा होता जाता है। वो बोलता है कि मुझे रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता, सही बात है, नहीं मिलता होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर हम TMR चालू किया तो फार्मर की ड्राई फॉडर डिपेंडेंसी जो बाहर से आने वाले फ्लक्चुएटेड फराउ पे आने वाले ड्राई फॉडर पे थी वो बहुत कम हो गई। बाहर के ठेकेदारों को पूरा ठेका लेके बैठे रहना पड़ता है पूरा साल, जबकि बनास अपने हिसाब से बल्क में उसको परचेज करता है और एक ही प्राइस में परचेज करता है। फार्मर के लिए भी अपना लैंड स्पेयर हो गया, TMR खाता है तो जो मतलब कि वो फॉडर क्रॉप उगाने वाले थे वो लैंड तो उसके लिए स्पेयर हो गई, तो उसमें वो कैश क्रॉप भी लगा सकते हैं और भी इनकम वो अपनी बढ़ा सकते हैं। लॉजिस्टिक रिलेटेड क्या है कि हमने जो 16 रुपये की बात किया वो TMR हम फार्मर के डोर स्टेप पे पहुंचाते हैं, फार्म स्टेप पे पहुंचाते हैं, इंक्लूडिंग हमारा लॉजिस्टिक के साथ पहुंचाते हैं। अभी एक सामान्य भी अगर मंडली से अगर अपने खेत में एक 50 या 70 kg की बैग कॉन्सेंट्रेट की ले जानी है तो 30 रुपया का उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है। तो हमने यहाँ पे उसको बंद कर दिया कि भी फार्मर के सीधा डोर स्टेप पे चले जाओ, तो उसका वहीं पे लॉजिस्टिक बड़े आनंद, उसको 300-400 रुपया महीने कॉन्सेंट्रेट को अपने फार्म पे लाने का खर्चा होता है, वो खर्चा यहाँ पे बंद हो गया। एक बनास डेयरी की अगर परवीमी की बात करें कि बनास डेयरी को कैसे हुआ फायदा, तो क्योंकि अब बनास डेयरी एक्सपोर्ट भी कर रही है, तो एक्सपोर्ट के लाइसेंस के हिसाब से जो कौन सी हाइजीनिक कंडीशन में ये मिल्क बनता है, कैसी परिस्थिति में बनता है, वो भी उन लोगों को बताना पड़ता है। वो भी देखते हैं कि ये आया हुआ दूध पशु का कौन सी हाइजीनिक कंडीशन में था, पशु का क्या बॉडी स्कोर था, क्या फीडिंग स्टेटस था, कौन से रख रखाव में पशु थे,
तो उसके लिए टीएमआर में ट्रेसिबिलिटी इज द बेस्ट। हम हर एक बैच का टेस्टिंग और उसका ट्रेसिबिलिटी करते हैं कि जब भी वो फार्मर तक जाएगा और कोई भी उसका हिसाब मतलब कि उसका कोई इश्यूज आएगा तो उसमें उस टाइम पे कौन से फॉर्मुलेशन से बना था, कौन से दिन में बना था और उसमें कौन कौन से मटेरियल कौन कौन से प्रोपोर्शन में डाले थे, वहां तक हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर ये प्लांट कैपेसिटी की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि 50 मेट्रिक टन का अभी हमारा एक्जिस्टिंग प्लांट है। हमारी अभी एक पैकिंग लाइन जो 2.5 टन पर आवर की कैपेसिटी से पैक कर रही है। ये भी बता दें कि 150 सोसाइटी के 1000 फार्मर है, 3500 के आसपास पशु है, अभी ये टीएमआर की सर्विस ले रहे हैं। बनास की खुद की क्वालिटी लैब है। हम हर एक बनाए हुए टीएमआर का बैच का हमने उसको हम मिलने वाले न्यूट्रिएंट का एस्टिमेशन करते हैं, उस पे अपना उसको देखते हैं कि कहीं उसमें मिलने वाले न्यूट्रिएंट फ्लक्चुएट तो नहीं हो गए। इसके लिए हमने हर एक मटेरियल का हर एक बैच का टेस्टिंग करते हैं। टीएमआर में एक जो दिक्कत है वो है कि ड्राई फॉडर से आने वाले आयरन डिसीज, क्योंकि कई बार टीएमआर में जो ड्राई फॉडर हम यूज करते हैं उसमें फॉरेन मटेरियल के रूप में लोखंड के कुछ मटेरियल्स आ जाते हैं, तो उसके प्रिवेंट करने के लिए हमने मैग्नेटिक प्लेट प्लांट में लगा दिए हैं। फिर भी ड्राई फॉडर में कई बार, क्योंकि अब बाहर से हमारा डिपेंडेंसी बाहर पे है, तो बाहर को क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जमीन से निकलने वाले हैं, तो सॉइल लम्स आते हैं, कोई ग्रीट कब्जी वगैरह उसको साथ लेके आती है, तो वो जाके साहब ने बताया कहीं ना कहीं पशु को दिक्कत करती है। तो क्योंकि हमारा यूजर पशु है मगर हमारा फीडबैक कौन देता है? पशुपालक। तो पशुपालक को अच्छा लगा मतलब कि समझ लो को पशु को तो अच्छा लगा ही। पशु को बोल के तो बता देने वाला नहीं कि टीएमआर इज द बेस्ट, मगर पशुपालक पहले बता देता है कि साहब आपके टीएमआर में एक कब्जी आया, ये आया, वो आया, तो वो हमें कम करेंगे तो आगे जाके टीएमआर में टिकेंगे। और ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। और उसके लिए हमने ड्राई फॉडर इनटेक करने से पहले एक सीवर कम शेकर का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो भी लगाया है। आने वाले हो सकता है शायद 1-1.5 महीने में वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। आगे भी मैंने बताया कि मीथेन एंट्रिक मीथेन एमिशन जो पशुओं से होता है उसमें भी अगर ये टीएमआर काम कर सकता है तो वो भी हम उसको वैलिडेट करने के लिए एनडीडीबी की टीम के साथ एक ट्रायल हम उसमें भी कंडक्ट करते चालू है। उसका भी रिजल्ट आएगा। कई और प्लेटफॉर्म पे हम आपको बताएंगे कि मीथेन एमिशन में वो कार्बन क्रेडिट में वो कैसे हमें सहभागी होता है। ये बनास में टीएमआर का फ्यूचर प्लांट्स है। ये जो ग्रीन स्टार है वो ये डाटा सेंटर है, वहीं पे तो अभी एग्जिस्टिंग है, मगर इसी टीएमआर को मेरिट्स को ध्यान में रखते, बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए बनास डेयरी में और 3 जो ब्लू कलर के स्टार है उसी तालुका में इंस्टॉल करने का डिसीजन ले रखा है। और हो सकता है आने वाले 6 महीने में उसका कमिश्निंग भी हो जाएगा। इसके साथ साथ एक्सपांशन करने के लिए चैलेंजेस पे है कि इतना अगर प्लांट चलेंगे सभी तो इतना साइलेज कहाँ से आएगा, क्योंकि साइलेज की क्वालिटी पर तो टीएमआर की क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर साइलेज में मॉइस्चर ज़्यादा आ गया तो टीएमआर में मॉइस्चर ज़्यादा तो उसका शेल्फ लाइफ कम। अगर साइलेज में कम आया मॉइस्चर तो टीएमआर में नेचुरली है कम आएगा, तो हम वो उसका शेल्फ लाइफ हम लंबे समय तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए बनास ने कॉन्ट्रैक्ट बनास के जिन एरियाओं में पानी वाले एरियाओं में हमने मक्का का सोइंग करवा के उसका कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग भी चालू कर दिया है। अगर वहीं पे भी कम पड़ता है तो बनास आउट स्टेट में भी जाके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा के साइलेज के लिए सुविधा खड़ी कर सकता है। बस वैसे ही है ड्राई फॉडर के लिए। ड्राई फॉडर हमारा खुद का तो है नहीं, मगर जो भी बाहर से मिलेगा उसका क्वालिटी कंट्रोल करेंगे और जितना हो सके कम दाम पे लाने की बनास कोशिश करेगा, चाहे फिर वो अपने ही मिल्क शेड एरिया से लाना हो या बाहर से लाना। बस इतना ही बनास डेयरी ने अपनी ये टीएमआर की जो जर्नी की है आपको बताया। थैंक यू सो मच पटेल सर।
बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन रहा कि आके आपने TMR कहाँ से आपने सब्सिडी लिया है, कौन से आपने मशीनरीज यूज़ किया है और क्या बेनिफिट्स TMR से है, और आप TMR को क्या दृष्टि से बनाए, फार्मर्स का फीडबैक लेके बनाए। बहुत बड़ा डिटेल अच्छा डिस्कशन रहा।